तो चलिए आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एक इमेज है। इमेज की यदि हम पहले पार्ट में देखें तो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है। अब इस झिल्ली के एक तरफ शुद्ध विलायक यानी कि प्योर सॉल्वेंट को रखा गया है और दूसरी तरफ सोल्यूशन अर्थात विलयन को रखा गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि इस अवस्था में जो विलायक के अणु होंगे वो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ प्रवाहित होंगे और कुछ अणु सोल्यूशन से यानी विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होगा और इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। अब परासरण के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो विलयन का लेवल था वो ऊपर चला जाएगा और जो शुद्ध विलायक का स्तर था वो नीचे आ जाएगा और इस समय यहाँ पर एक साम्यावस्था स्थापित हो गई है, जिसको हम कहेंगे कि इस समय जितने विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में जाते हैं उतने ही विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक में आ जाते हैं। इस अवस्था को हम साम्यावस्था कहेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम एक प्योर सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दें या पृथक कर दें और इसको पृथक करने के बाद यदि सोल्यूशन पर हम दाब लगाएं और दाब इतना लगाएं कि सोल्यूशन का स्तर ऊपर न जा पाए, जैसा आपको इस इमेज में दिखाया गया है कि सोल्यूशन का स्तर ऊपर न जा पाए, तो इस अवस्था में जो परासरण क्रिया होती है वो रुक जाती है और इसी दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। अर्थात जितना न्यूनतम दाब लगाकर हम परासरण क्रिया को रोक पाते हैं उसी न्यूनतम दाब के मान को हम लोग कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन दोस्तों यदि हम विलयन पर जो दाब लगाएं वो परासरण दाब से कुछ ज्यादा लगा दें तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो विलायक के अणुओं का नेट मूवमेंट है वो सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा, यानी विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ होने लगेगा और इसी घटना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, जिसको हम एक दूसरे इमेज में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का इमेज। तो यदि इस इमेज को देखते हैं हम तो यहाँ पे बीच में जो येलो कलर का पार्ट है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके एक तरफ हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और एक तरफ लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन रखा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब ऑस्मोसिस होगा तो इस लो कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो ज्यादा सांद्रता वाला विलयन है यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है और इस प्रेशर का मान परासरण दाब से ज्यादा है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे उनका नेट मूवमेंट इस हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे फ्लो जो होगा वो ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इस फ्लो को या इस घटना को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। दोस्तों जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और इसके लिए एक हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ऑस्मोसिस में किसी प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हम रिवर्स ऑस्मोसिस को लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं जब किसी शुद्ध विलायक तो हम विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया परासरण के विपरीत है, अतः इसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें आप कि जब शुद्ध विलायक को हम विलयन से पृथक करेंगे तो हम दाब किस पर लगाएंगे, विलयन पर, क्योंकि हम जानते हैं कि परासरण में शुद्ध विलायक से विलायक के अणु विलयन में जाएंगे और हम उल्टा भेजना है तो हम क्या करेंगे, विलयन पर दाब लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विलयन से विलायक के अणु शुद्ध विलायक की तरफ गति करें। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब किसी कम सांद्रता के विलयन एवं अधिक सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता के विलयन से
कम सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि जब कम सांद्रता और अधिक सांद्रता के विलयन की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो परासरण क्रिया द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाएंगे, तो उल्टा करना है तो हम अधिक सांद्रता वाले विलयन पर दाब लगाएंगे ताकि अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाए। तो इसीलिए आपको लिखा गया है कि अधिक सांद्रता के विलयन से या अधिक सांद्रता के विलयन पर दाब लगाया जाएगा ताकि अधिक सांद्रता के विलयन से विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाहित होने लगे। तो इसी घटना को हम प्रतिलोम परासरण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिलोम परासरण समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रतिलोम परासरण द्वारा समुद्री जल का विलवणीकरण। तो प्रतिलोम परासरण द्वारा समुद्री जल का विलवणीकरण करके पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। और यह प्रोसेस किया कैसे जाता है, इसके लिए स्वच्छ जल और समुद्री जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके समुद्री जल पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, जिससे जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके स्वच्छ जल में जाते हैं, परंतु लवण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लवण के अणु सामान्यतः आकार में या विलेय के अणुओं का आकार सामान्यतः बड़ा होता है, और यहाँ पे लवण जो है वो हमारा विलेय है यानी सैल्यूट होता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि परासरण स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जबकि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मिसप्रिंट है। प्रतिलोम परासरण के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। बिना उच्च दाब के प्रतिलोम परासरण संभव नहीं है, इसलिए हम प्रतिलोम परासरण को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को हम एक इमेज से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको साल्ट वाटर या आप कह सकते हैं सी वाटर रखा गया है, यहाँ पे फ्रेश वाटर रखा गया है। तो ये और बीच में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है। इस कंडीशन में यदि हम इसको छोड़ दें, कोई प्रेशर अप्लाई ना करें, तो जो फ्रेश वाटर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो साल्ट वाटर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये फ्रेश वाटर शुद्ध विलायक है और यहाँ साल्ट वाटर एक प्रकार का सोल्यूशन है। जो सी वाटर होता है वो एक टाइप का सोल्यूशन होता है। तो इस कंडीशन में हम विलवणीकरण करना चाहें तो हम जो सी वाटर यानी साल्ट वाटर होगा उस पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे, और जिससे वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो साल्ट है, साल्ट वाटर का जो साल्ट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में उपस्थित छिद्र की साइज बहुत छोटी है। तो साल्ट तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इधर इसको क्रॉस करके फ्रेश वाटर में चला जाएगा, और इस तरह हम सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको पीने के काम में लाते हैं। दोस्तों फ्रेश वाटर में ऐसा वाटर होता है जिसमें साल्ट नहीं हो, जिसको हम पीने के काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉपिक प्रतिलोम परासरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।